नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का। 1 मिनट कंटेंट अपलोड कर दें आपको। एक मिनट बेटा, है ना। नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार। मैं एक बार कंटेंट अपलोड करना चाह रहा था। 1 मिनट वेट करिए। इतना सारा कंटेंट हो जाता है आजकल कि पता ही नहीं चलता है कौन सी फाइल कहाँ चली गई। भैया 2 मिनट और दो मुझे, आपस में बतिया लो। हाल चाल पूछ लो, 2 दिन बाद मिले हो आपस में। हाँ जी। जब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ने वाले हैं प्लासी का युद्ध। जैसे सबसे वाली बात, रत्नेश भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत सारा प्यार बेटा, है ना। हाँ जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो वर्तमान के मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाली चीजें हैं, सेशंस तो पढ़े जा सकते हैं, नो डाउट कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के लिए हैं भी हमारे पास, लेकिन उनमें से भी हम प्रयास करते हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने के केस में अगर सबसे पहले चर्चा आती है, तो सबसे पहले आती है बात यूरोपियंस के आगमन की। और यूरोपियंस के आगमन का मैंने जो आपको तरीका बताया है वो कुछ इस प्रकार से है, आप देख लीजिए। ये हमारे पास में क्रोनोलॉजी होने वाली है। जिस हिस्ट्री को हम आपको पढ़ाएंगे वो कुछ इस क्रम में आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्रम होने वाला है। सबसे पहले यूरोपियंस का आगमन मैंने आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा तो दिया ही है, अब उसका कंटेंट भी आप लोगों को हमने उपलब्ध करा दिया है। यूरोपियंस का आगमन कैसे कैसे हुआ, पुर्तगाली कहाँ आए, ये डच कहाँ आए, अब ये आपको सारा मिल जाएगा। जो मैंने आपसे कहा था ना, जो आपने मैंने आपसे कहा था कि भाई ये वाली चीजें मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ये सारा कंटेंट वही वाला है, ठीक है बेटा। तो अब आपका ये दिमाग में टेंशन खत्म हो जानी चाहिए किसने कहा क्या किया था। हम यहां से आगे शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे साथ। ये पूरा टेबल वेबल सब दे दिया है, कौन कहाँ आया कब आया वो सारी चीजें। आज का जो हमारा टाइटल है वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में मेरे प्यारे साथियों कहा क्या जाता है, असल में कहा यह जाता है कि जो प्लासी का युद्ध था, असल में वो भारत की दासता की शुरुआत थी। यानी भारत दास कब से बना, तो कहा जाता है कि भारत तब से दास बना जब प्लासी का युद्ध हुआ। तो भारतीय दासता की शुरुआत होने को तो अंग्रेज बहुत पहले आ गए थे, लेकिन फिर भी इसी दिन को क्यों याद किया जाता है। यानी कहने का अर्थ मेरा यह है कि यही दिन इतना रिमार्केबल क्यों कंसीडर किया जाता है, प्लासी के दिन को ही हम इतना रिमार्केबल क्यों मानते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब आपको पढ़ाया जाए
हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अच्छा, बफर आ गया है क्या? अरे यार, हाँ जी, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर बुक बता दो। देखो बेटा, वैसे तो आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो जो हम पढ़ा रहे हैं वही सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको नॉलेज प्राप्त करना है तो इसको करने के लिए आप लोग जो है वो स्पेक्ट्रम नामक एक पुस्तक आती है, आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो यूपीएससी टाइप की क्वेश्चन है ना। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एसएससी लेवल पे पढ़ाने के लिए कोई बुक एज इट इज है नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि बुक ले आए, लेकिन फिर उसमें वही है, समय बहुत लगता है, और फिर उसके अंदर क्या है कि कोई ना कोई इश्यू हो जाएगा, टाइम बहुत लगने लगता है। आप जो है वर्तमान में जो नोट्स पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते रहिए, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानकारी मिले तो उन्हें इधर उधर से देख लीजिएगा। कोई सी भी बुक, चाहे आप ल्यूसॉन फॉलो करते हो, कोई सी भी करते हो, देख लेना भाई। आइए मेरे प्यारे साथियों, बात की जा रही है बैटल ऑफ प्लासी की। प्लासी है कहां पर? तो प्लासी वर्तमान का जो बंगाल आप देखते हैं ना, ये वहां पर है, ठीक है। अच्छा, तो वर्तमान के बंगाल में ये है बांग्लादेश। और देखिए, अंग्रेजों का जब भारत आगमन हुआ, तो अंग्रेजों के भारत आगमन में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया था वो इसी बंगाल ने था। असल में बंगाल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा समृद्धि थी। समृद्धि मतलब रिचनेस बहुत थी। आज भी अगर आप देखते हैं तो जो बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश इंडिया से पर कैपिटा इनकम में हाल ही में आगे निकला था, प्रति व्यक्ति आय में। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले तो मैंने पढ़ाया था, मतलब करंट में हाल ही में पढ़ाया था। रीजन क्या है कि वहां पर मेरे प्यारे साथियों पूरा की पूरा गंगा नदी का मैदान है, गंगा नदी का डेल्टा है, और पूरा एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल जो है वो कपास के पैदावार के लिए, फसलों के लिए, कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जगह कंसीडर की जाती है। तो पहले ये बांग्लादेश वाला हिस्सा भी भारत का ही हुआ करता था। तो आप सोच के देखो कि बंगाल अपने आप में उस समय का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारा की सारा क्षेत्र उस समय बंगाल कहलाता था। तो अंग्रेजों के लिए ये क्षेत्र बहुत मायने रखता था, और इस मायने में इसकी शुरुआत जो कंसीडर की जाती है वो की जाती है प्लासी से, ठीक है। तो आइए हम आपको प्लासी का महत्व बताएं, और क्यों कहा जाता है कि यहां से, यानी 23 जून 1757 में लड़ा हुआ यह जो युद्ध था, यह निर्णायक युद्ध कहलाया, क्योंकि इसके बाद में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने फाइनली इंडिया के ऊपर वो वाला आक्रमण किया, या फिर एक प्रकार से ऐसा प्रकोप बैठाया कि इंडिया पूरी तरह से उनकी परतंत्रता के अधीन हो गया। देखिए, ये किन किन के बीच लड़ा गया था, तो ये दो पार्टी थी, ठीक है, ये वो लोग थे। लड़ाई के प्रभाव क्या हुए, ये हुए। इसके बाद में बक्सर का युद्ध हम पढ़ाएंगे, लेकिन पूरी स्टोरी क्या है थोड़ा सा हम वो भी सुन ही लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को इसे याद करने में आसानी हो जाएगी। क्या था ना मेरे प्यारे साथियों, बंगाल के अंदर उस समय हुआ क्या करता था कि औरंगजेब जो भारत का शासक था, जब आप समय देखेंगे तो समय बिल्कुल वही मिलता है। मैंने कुछ दिन पहले अहोम की बात भी आपको बताई थी। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के पश्चात केंद्र के अंदर, तब से ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद से बहुत सारे मुगल नवाब आए, लेकिन याद रखने की बात यह है कि उसके बाद में कोई शक्तिशाली केंद्र ना बन पाया। कोई शक्तिशाली केंद्र नहीं था। ऐसी स्थिति में बंगाल के अंदर इस बात को लेकर के कि कौन यहां का शासक बनेगा, तो एक राजनीतिक उठापटक यहां चल रही थी। तो मेरे प्यारे साथियों, तो एक बिहार का नाम निजाम था जिसका नाम था अलवर्दी खां। और उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, अलवर्दी खान ने, जो बिहार के थे, उन्होंने बंगाल के उस समय नवाब हुआ करते थे सरफराज खान, उनको मार डाला या फिर हरा दिया, उनको युद्ध में हटा दिया, और खुद जाकर के बंगाल के नवाब बन गए। अब होता यह था कि ऐसी परिस्थिति के अंदर अलवर्दी खान जो हैं वो बंगाल को अपना शासन बना लिए। अब इस बात को थोड़ा सा ऐसे घुमा के समझिए कि केंद्र में जब मुगल सत्ता में थे, तो केंद्र में मुगल के सत्ता में होने के बाद में लोग ये माना करते थे कि पूरा देश एक है। लेकिन मुगलों का केंद्र जैसे ही कमजोर हुआ, तो मुगलों के केंद्र के कमजोर होते ही जितने भी छोटे मोटे राजा थे उन सब ने अपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उनने कहा कि अब जब कोई महत्व, मतलब कोई बड़ा राजा रहा ही नहीं, तो उस बड़े राजा के अभाव में क्यों हम ये मान के चलें कि भाई हमें इनके अधीन रहना होगा। तो सोचो कि 1707, मतलब औरंगजेब जो है 1707 में मर लिया था। 1707 से लेकर 1757 के बीच में मुगल बादशाह तो कई हुए, और उनके बारे में हमने आपको कंटेंट भी उपलब्ध करवा दिया है, लेकिन वो कोई भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। वो किसी भी प्रकार से किसी को अपने कब्जे में नहीं रख पाए। मुगल्स के अंदर जो पढ़े जाने वाले नवाब हैं, मतलब जो राजा हैं, वो केवल वहीं तक के हैं, औरंगजेब तक के। तो वो अपने देश को बांध के रखने में कामयाब नहीं थे।
ऐसी स्थिति में होता क्या था कि जितने भी छोटे छोटे जो राज्य थे जो उनके अधीन थे, उन्होंने अपने आप को एक प्रकार से स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। देखिए, अक्सर हम लोग पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर भी एक चीज पढ़ते हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो इंडियन पॉलिटी में हम एक शब्द पढ़ते हैं, और वो क्या होता है? ताकतवर केंद्र का होना। ताकतवर केंद्र पॉलिटी के अंदर बहुत जरूरी है। हम फेडरल व्यवस्था पढ़ते हैं, फेडरल व्यवस्था पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इसका जो पक्ष है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है। हम हमेशा ये लाइन पढ़ते हैं। कारण क्या है? अगर केंद्र ज्यादा ताकतवर ना हो तो मेरे प्यारे साथियों, राज्यों को एक साथ रखना असंभव हो जाएगा। उस समय भी ऐसे ही होता था। उस समय केंद्र का ताकतवर होना इस आधार पर निर्धारित नहीं होता था कि संसदीय व्यवस्था थी। इस आधार पर होता था कि राजा कितना क्रूर है, राजा के पास कितनी सेना है, राजा किस प्रकार से दबा करके लोगों को रख रहा है। केवल इतना होता था। यानी कि ऐसे समझिए, कई बार आपने क्लास में देखा होगा, आप लोग जब क्लास स्कूल में जब स्कूल में पढ़ते थे, तो कई टीचर्स तो ऐसे आते थे आपकी क्लास में, जिनकी क्लास में आप लोग पेज बदलने तक की आवाज नहीं करते थे। पेज भी बहुत हल्के से, मतलब ऐसे कि भाई हवा चली थी तो पेज उलट गया होगा, बिल्कुल हल्के से आप बदलते थे। और कई टीचर्स ऐसे क्लास में आते थे जिनके बीच में आप कितना भी तेज तेज चिल्ला के बोलने, आपके दोस्त को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उस क्लास में इतनी आवाज ऑलरेडी हो रही है, टीचर की प्रेजेंस में हो रही है ना? दो तरह के टीचर याद करिए। अब आप अपने आप को बिल्कुल वैसा ही नवाब समझिए। टीचर की प्रेजेंस में ही मार कुटाई हो जा रही है, टीचर को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, टीचर अपनी चीजों में बिजी है, फोन पे बिजी है, कुछ काम में बिजी है। दोनों प्रकार के आते थे। ठीक है, अब सोचिए, दोनों ही परिस्थितियों को आप देश में लागू करिए। केंद्र में औरंगजेब जैसा खतरनाक शासक बैठा है, आप अपने यहां पर पूरे देश भर में उसकी इच्छा के विरुद्ध पत्ता भी नहीं हिला सकते। वो तो था औरंगजेब, लेकिन उसके बाद जो उसके एंसेस्टर्स आए, आज उनके नाम भी याद नहीं रखता कोई। क्यों नहीं रखता? उनकी प्रेजेंस में हर राजा अपने आप को राजा समझ रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को राजा समझ रहा है। इसलिए ताकतवर केंद्र का होना अनिवार्य है। तो यहां से इतिहास से हम जो सीख मिलती है, उनमें से एक सीख ये है, तो मेरे प्यारे साथियों, उस समय की घटनाओं में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पे अलीवर्दी खान जो है वो क्या किए मेरे प्यारे साथियों, बिहार से बंगाल को भी अपने कब्जे में ले लिए। तो बिहार बंगाल वाला पूरा जो राज्य है, अब ये मुगलों के नहीं, अलवर्दी खान के अंडर में आ गया। अब क्या होता है? अलीवर्दी खान की हो जाती है मौत। अब साहब क्या होता है? अब यहां पर उनकी मौत के बाद में, या मृत्यु के बाद में, नेचुरल डेथ, उनकी मृत्यु के बाद में साहब उत्तराधिकारी कौन बने? तो भाई साहब, उनका उत्तराधिकारी कौन बने, इसके लिए, उत्तराधिकारी बनने के लिए यहां पर षड्यंत्र शुरू होता है कि भाई किसको कैसे, मतलब राजा बनाया जाए। जैसे होता है भाई, इतना बड़ा साम्राज्य है, कौन संभालेगा टाइप से वैसी बातें होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगले नवाब के लिए यहां पर लड़ाई होने लगती है। तो निकल के तथ्य ये आता है कि उन्होंने जीवन काल में, अलवर्दी खान जो थे, उन्होंने अपने जीवित अवस्था में ही अपनी बेटी के बेटे को, जिसको दोइता कहते हैं, अपन नाती कहते हैं, उसको, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुके थे जब वो जीवित थे, कि भाई मैं जो हूं, जब चला जाऊंगा तो अंत में मेरे जाने के बाद में सिराजुद्दौला जो है वो क्या बनेगा? बंगाल का नवाब बनेगा। ये वो पहले ही डिसाइड कर चुके थे। तो भैया अलीवर्दी खान के जो हैं दोयते, जिनका नाम था सिराजुद्दौला, वो बनते हैं बंगाल के नवाब। ठीक है ना? अच्छा, अब यहां पर चलते हैं दूसरी तरफ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है कि वो अपना व्यापारिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब व्यापारिक प्रयास बढ़ाने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब क्या होती है? इसका मतलब यह होता है मेरे प्यारे साथियों कि थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिएगा, कई बार आप लोगों को रेलवे में यात्रा करने का पास मिलता है। आप में से कई तो ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो रेलवे में ही होंगे, है ना? कईयों को ऐसा होता है कि भाई पता है कि कोई, मतलब एक प्रकार से मंत्रियों के साथ तो एक कॉमन सी बात है, जैसे मंत्री जी को यात्रा करने का यात्रा पास मिलता है। उनके यात्रा पास में मंत्री जी कभी ट्रेन में यात्रा ही नहीं करते हैं, वो अपना लेटर पैड पे लिख के दे देते हैं, उससे उनका कोई भी जो चाटुकार है वो जाके यात्रा कर लेता है। तो असल में वो एक प्रकार का समझिएगा एक गारंटी पत्र है। गारंटी पत्र का मतलब ये हुआ कि भाई इसका मतलब है कि वीआईपी सीट आपको मिल जाएगी। अब जैसे क्या है ना जी,
कि अगर कभी भी आपको ट्रेन में रिजर्वेशन ना मिल रहा हो तो लोग मंत्री जी के नोट पैड अपने पास रखते हैं। जो ये रेलवे के जो ब्रोकर वगैरह होते हैं ना, जो टिकट बुक कराते हैं, वो मंत्री जी के नोट पैड को अपने पास रखते हैं, उस पर ठाप के देते हैं कि मंत्री जी यात्रा करना चाहते हैं, उनके नाम से टिकट बुक कराए। अब मंत्री जी के साथ कोई भी जा रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों के साथ भी ऐसे ही था। अंग्रेजों ने क्या कर रखा था कि बंगाल में अपना व्यापार करने के लिए एक ऐसा ही टोकन या लाइसेंस हासिल कर रखा था जिसे कहते थे दस्तक। क्या कहते थे? दस्तक। मेरे प्यारे साथियों, बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा एक दस्तक नामक चीज थी जिसका वो उपयोग किया करते थे। अब होता यह था कि उस दस्तक में, अब कॉमन सेंस लगाना, दस्तक का मतलब क्या था पहले मैं ये बताता हूं कि अगर बंगाल में अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं तो जो टोल नाके हैं या चुंगी हैं, उस पर उस दस्तक में लिखा हुआ है सरकार का आदेश कि इन अंग्रेजों से टैक्स ना वसूला जाए। ऐसे समझिए आप कि भाई इन अंग्रेजों से टैक्स ना वसूला जाए, ऐसा इन्होंने अपनी तरफ से वो प्राप्त किया हुआ था। क्या बोलते हैं उसको, ये समझिए कि एक प्रकार का नोटिफिकेशन प्राप्त किया हुआ था, या ये समझिए कि एक प्रकार गजट पेपर प्राप्त किया हुआ था, है ना। अब क्या होता था कि ये जब अंग्रेज उस टोल से पास होते थे तो वो चीज दिखा के निकल लेते थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस दस्तक को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया। जैसे कोई भी रियायत आप शुरुआत में किसी को दे दीजिए, शुरुआत में तो वो आपके प्रति ऑब्लाइज्ड फील करता है, लेकिन जिसको भी आप रियायत देते हैं बाद में वो रियायत को ही अपना अधिकार समझ लेता है। अंग्रेजों ने भी यही किया। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में मतलब अलीवर्दी खान के समय पर दस्तक दी गई थी। सिराजुद्दौला जब सरकार में आए, यानी जब नवाब बने, तो इन्हें यह समझ में आ चुका था कि अंग्रेजों की नीयत केवल दस्तक हासिल करना तक नहीं थी जिसकी वजह से वो व्यापार कर सकें, अपितु वो शासन में आना चाहते हैं। सिराजुद्दौला के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही आगे का सोचने वाला व्यक्ति था, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अंग्रेजों के साथ में सिराजुद्दौला का मनमुटाव शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मनमुटाव चल रहा है, कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में उनका जो पक्ष है सिराजुद्दौला का, वो ब्रिटिशर्स को भी पता चल जाता है कि ये कुछ दिनों बाद हमारी दस्तक बंद करेगा। अब अंग्रेज जो है वो घर में फूट डालो की नीति अपनाते हैं, और उसी के शासनकाल में सिराजुद्दौला के जो कई अपने थे, जिसमें मीर जाफर, अमीचंद, जगत सेठ आदि ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजों के साथ में मिल लेते हैं, क्योंकि अंग्रेज उन्हें रिश्वत देकर के अपने पक्ष में कर लेते हैं, ये कहते हुए कि अगर आप लोग नवाब के खिलाफ चलेंगे तो हम लोग आपको शासन दे देंगे, आप हमें अंदर से जब शासन में चले जाओ तो हमारे साथ मिल जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर कहा जाता है कि जब नवाब बनकर के आए तो नवाब सिराजुद्दौला असल में थे तो अलीवर्दी खान के दोए थे, लेकिन उनकी एक मौसी थी जिनका नाम था घसीटी बेगम। वो घसीटी बेगम भी तो चाहती थी ना कि वो कुछ बन जाए, या फिर घसीटी बेगम का जो बेटा है वो राजा बने। भाई किस आधार पर दोयता जो है वो उत्तराधिकारी बन रहा है कि भाई अलीवर्दी ने कह दिया कि ये व्यक्ति बनेगा, लेकिन एक दूसरा मौसी का बेटा और है वो भी चाहता है कि भाई वो भी बने। तो जो घसीटी बेगम थी उसका बेटा था मेरे प्यारे साथियों शौकतगंज, जो पूर्णिया का शासक था। वो अपने को चाहता था कि भाई वो सिराजुद्दौला की जगह बंगाल का नवाब बने। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, अपने दीवान अमीन चंद और उसके साथी मित्र थे जगत सेठ, उनके मिलकर के सिराजुद्दौला को परास्त करने का अपने मन में प्लान बनाया। कौन ने? शौकतगंज ने, जो कि घसीटी बेगम का बेटा था। घसीटी बेगम कौन? सिराजुद्दौला की मौसी थी। यानी कि पारिवारिक पूरा की पूरा ड्रामा चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अब होता क्या है, ये सारी बातें सिराजुद्दौला को कहीं ना कहीं से आइडिया लग जाती हैं कि बेटा तुम लोग मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को गिरफ्तार कर लिया और उसका सारा पैसा हड़प लिया। इस बात को देखते हुए शौकतगंज जो है ना वो बहुत डर गया, और उसने ये कहा कि मैं आजीवन जो है वो आप लोगों के, हाँ, आप लोगों के प्रति वफादार रहूंगा। ऐसा जो वादा था वो किसने कर दिया? शौकतगंज ने। किससे कर दिया मेरे प्यारे साथियों? सिराजुद्दौला से, कि साहब मुझे मत मारो, घसीटी बेगम को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, मैं आपके वफादार रहूंगा, अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, मेरा षड्यंत्र पकड़ा गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो क्या नाम है इसका, सिराजुद्दौला था ना, इसने बाद में एक युद्ध के दौरान शौकतगंज को भी मार ही दिया था, ठीक है। चलिए, तो अब बड़ा सवाल बनता है कि भाई साहब यदि यही सारी बातें थी तो इसके प्रमुख कारणों में हम किस चीज को माने? तो पहला कारण था अंग्रेजों का दस्तक प्राप्त करना,
दूसरा कारण था अंग्रेजों के द्वारा दस्तक प्राप्त करने के लिए बंगाल के अंदर षड्यंत्र रचवाना, और षड्यंत्र रचवाने के साथ साथ अब कुछ और घटनाएं भी थी जो कि धीरे धीरे अंग्रेजों को सिराजुद्दौला की बुरी लगने लगी थी। कैसे? मेरे प्यारे साथियों, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का एक कॉलेज हुआ करता था जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता था, मतलब किला था असल में ये, जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता था, उसको रद्द करने का आदेश दे दिया था। ये कहा कि फोर्ट विलियम जो है इसको नष्ट कर दो, ये अंग्रेजों को आदेश दिया गया, सिराजुद्दौला ने आदेश दिया। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनका आदेश नहीं माना। अब आप सवाल पूछेंगे कि भाई इनको दिक्कत क्या थी सिराजुद्दौला को फोर्ट विलियम से? भैया फोर्ट विलियम अंग्रेजों ने बिना परमिशन के बना लिया था। अब आप पूछेंगे फोर्ट में होता क्या था सर उस समय? असल में फोर्ट एक अपने आप में चार दीवारी होती थी। एक प्रकार से यह समझिए कि आपने एक बहुत बड़ा सा महल बना लिया जिसमें इजीली कोई एंट्री नहीं कर सकता है, और आपने उसमें अपना शासन चलाना उस किले के अंदर शुरू कर दिया है। नवाब सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि भैया एक बात करो कि इस फोर्ट को खत्म करो, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं माना। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला को गुस्सा आया और 1756 में सिराजुद्दौला जो है वो उस किले को खत्म करने के चक्कर में यहां पर अटैक कर देते हैं फोर्ट विलियम के अंदर। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, फोर्ट विलियम पर हमला किया गया और कासिम बाजार सहित उस पूरे एरिया के ऊपर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। जैसे ही ये अधिकाम किया तो भाई साहब यहां पर होता क्या है कि बहुत सारे अंग्रेजों को भागना पड़ा। इस सिराजुद्दौला के अटैक को उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था ड्रैक, और वो ड्रैक नामक जो गवर्नर था वो अपने बच्चों और बीवी के साथ वहां से भागा। अब गवर्नर रैंक का आदमी अगर भाग रहा है तो भैया इसका मतलब फुल बेइज्जती है। लोगों ने खूब मजे ले लिए उनके। वो वहां से भागता गया और भाई साहब फुत्ता नामक एक द्वीप पर जाकर के उसने शरण ली। यहां से अब क्या होता है, दूसरी तरफ मेरे प्यारे साथियों, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो उस समय मद्रास में है। मद्रास में उसको सूचना मिलती है कि बेटा कलकत्ता में तुम्हारा बनाया हुआ जो किला है वो ढहा दिया गया है। तो उधर से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो निकल पड़ता है कि भाई साहब, इनकी ये चीज बहुत तगड़ी थी, सूचना तंत्र जो था ना इनका बहुत जबरदस्त था। ये सूचनाएं तुरंत प्रकाशित करते थे। और आप सोचिए कि बंदा जो है वो तमिलनाडु से बंगाल की यात्रा पर निकल चुका है। ठीक है ना? तो आप इधर से सोचते हुए चलिएगा। फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अंग्रेज जो थे वो डर गए इस सिराजुद्दौला के अटैक से। इस डरी हुई हालत में जो अंग्रेजों की सेना थी उसने समर्पण कर दिया सिराजुद्दौला के सामने। ठीक है? और यहां पर मेरे प्यारे साथियों होता यह है कि भाई नवाब तो नवाब ही होते थे ना। तो नवाब साहब ने क्या किया कि अपने एक विश्वास पात्र जिनका नाम माणिकचंद सेठ था, जो पहले भी गद्दारी करना चाह रहा था, उसके प्रति आस्था दिखाते हुए सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नवाब उसे बना दिया कि बेटा तुम जो है वो कोलकाता संभालो और हम चलते हैं वापस। और वो वापस मुर्शिदाबाद लौट आया। कौन? नवाब सिराजुद्दौला। माणिकचंद सेठ ये तुम्हारा हो गया, तुम फोर्ट विलियम संभालो, कलकत्ता संभालो, और ये सारी जगह आपकी, और अब हम चलते हैं। ऐसी स्थिति में भाई साहब यहां पे ना इन सब ये सारी घटनाएं हो रही थी। तो ऐसा कहा जाता है कि फोर्ट विलियम में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और हुई थी। और वो क्या था? ऐसा हुआ था मेरे प्यारे साथियों, जैसे काली कोठरी की घटना कहते हैं। फोर्ट विलियम के अंदर सिराजुद्दौला ने जब अटैक किया था तो एक कोठरी के अंदर बहुत सारे अंग्रेजों को ठूंस दिया गया था। और उस ठूसी हुई घटना में ऐसा एक फैक्ट है जिसमें कहते हैं लगभग 150 अंग्रेज जो थे वो मारे गए। मतलब फिगर है 146 के आसपास जो अंग्रेज थे मेरे प्यारे साथियों वो उस काल कोठरी में ठूस के मार दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में, हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या था? बेटा लोगों का इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना शानदार होता था पहले, कबूतर उड़ते थे वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो घोड़े वाले सवार होते हैं ना, घुड़सवार, अगर एक मूवी है अपने बाजीराव पेशवा पे, बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई है, लोग मतलब 800 किलोमीटर तो एक एक रात में घोड़े दौड़ा देते थे। ठीक है? मतलब ये अलग ही चीज होती थी उस समय का सिस्टम जो था, जिस तरह के संसाधन उस तरह की सारी चीजें होती थी। तो भाई साहब मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहां पर 146 के आसपास महिलाएं बच्चे जो हैं वो उस काल कोठरी के अंदर मर चुके थे, दबा मतलब घुट करके मर चुके थे। अब क्या होता है, काली कोठरी की यह घटना जो है ये सबसे ज्यादा हृदय विदारक घटना थी, जो कि अंग्रेजों के अंदर डर बिठा दी। डर इस बात का बिठा दी कि यहाँ के जो नवाब हैं ये इतने ज्यादा कैसे हैं, मतलब सख्त प्रकार के हैं, इनके सामने समर्पण कर देना ही मतलब ये मान लो कि यदि वहां पर कोई भी गद्दार ना होता तो कभी भारत गुलाम ना होता। आप यूं सोच के देखो अब।
ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि रॉबर्ट क्लाइव को यह खबर पता चली कि भैया कालकोटरी की घटना हो गई है, अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव ना युद्ध करने नहीं आता है, रॉबर्ट क्लाइव युद्ध करने के नाम पर रिश्वत देने आता है कि बोले। और देखो मैं ये मानता हूं, अगर दुश्मन से युद्ध जीतना हो तो कहते हैं ना, जो बहुत लंबे समय से कहा जा रहा है, घर का भेदी लंका ढाए। तो भैया उसने यहां आकर के अंग्रेजों ने जितने भी उसके खिलाफ रहने वाले लोग थे सबको अपने पक्ष में कर लिया। सबको अपने पक्ष में कर लिया से मतलब उनसे कहा कि बेटा तुमको हम ये दे देंगे, तुमको हम ये दे देंगे। देखो चूना लगे ना फिटकरी, और रंग भी चोखा आया। यानी कि हर किसी को कुछ ना कुछ लालच दे दिया गया, प्रलोभन दे दिया गया कि अगर हम इसको हराने में कामयाब हो गए, तुम यहाँ के राजा बन जाओगे, तुम यहाँ के राजा बन जाओगे, सबको लालच दिया गया। और फाइनली मेरे प्यारे साथियों, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो अंग्रेजों के पक्ष में हो गए। और वो जो अंग्रेजों के पक्ष में हुए लोग थे ना, वो ये सारे के सारे थे। ये देखिए आपके सामने इन सबके नाम हैं। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ। असल में कोई भी युद्ध हुआ ही नहीं यहाँ पे। युद्ध ये नहीं हुआ, मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहां पर मीर जाफर जो नवाब की सेना का कमांडर इन चीफ था, वो सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। राय दुर्लभ जो एक हिंदू शासक था, उसने सिराजुद्दौला के साथ अपनी सेना को नियुक्त किया, लेकिन लड़ाई में भाग नहीं लिया। जगत सेठ प्रभावशाली बैंकर था, पैसे वाला था, उसने भी अंग्रेजों का साथ दे दिया। ओमी चंद बंगाल का व्यापारी था और बंगाल के नवाब के खिलाफ उसने भी साझा वो कर दिया। तो एक प्रकार से ऐसा हुआ कि ये जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे फोटो हैं, ठीक है ना। तो ये मीर जाफर वगैरह बेचारों के साथ जो हुआ, ये सारा की सारा काम आपको मैंने बता दिया। ऐसी स्थिति में हुआ क्या, ऐसा कहते हैं कि यहां पर अंत में परिणति ये निकल के आई कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, द बैटल ऑफ प्लासी रिजल्टेड एट द एंड ऑफ द फ्रेंच फोर्सेस। मीर जाफर वाज क्राउन्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल, बट ही वाज नॉट हैप्पी विद पावर गिवन बाय ब्रिटिश सर्स। अब ये क्या कहानी है, मैं आपको ये बताता हूं। देखिए इसके पीछे एक और स्टोरी कही जाती है, और वो ये कहा जाता है कि सिराजुद्दौला को एक प्रॉमिस था, फ्रांसीसियों का प्रॉमिस था। क्या प्रॉमिस था मेरे प्यारे साथियों? फ्रांसीसियों का प्रॉमिस था कि अगर अंग्रेज तुम पर चढ़ाई करने आते हैं तो हम लोग तुम्हारे साथ आएंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भारत में यह रहा, किसका रहा मेरे प्यारे साथियों? अच्छा, हम लोग ना इस चीज को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर फ्रांसीसी रहते भारत में तो शायद वो इतने क्रूर या बुरे ना होते जितने अंग्रेज थे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि असल में फ्रांसीसी जो लोग थे ना, वो कंपनी नहीं थे। दोबारा सुनिएगा, वो कोई कंपनी नहीं थे, प्राइवेट व्यक्ति नहीं थे, वो सरकार थी, खुद एक सरकार थी। मतलब वो चलते ही ब्रिटिशर्स की, वो सॉरी, चलते ही अपने राजा की आज्ञा पर थे। ये लोग तो क्या थे? ये लोग तो केवल और केवल व्यापारी थे। व्यापारियों ने सेना अपने पास रख ली थी, जिनको ब्रिटिश हुकूमत को तो पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। मतलब आप ये देखिए कि जब ये सारा की सारा कारनामा हो लिया 1773 तक। अब आप लोगों को एक स्टोरी पता चलेगी, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। अब पूरा स्टोरी सुनाएंगे हम अभी आपको। प्लासी है, प्लासी के बाद बक्सर है, फिर 1773 से लेकर के आप आगे चल करके फिर सारे गवर्नर्स की जानकारी पढ़ेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने इतना पैसा कमाया इन कंपनी वालों ने इंडिया से, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को माइनस में बजट दिया। वहां से भी पैसा लेते, इंडिया से भी पैसा लेते, और ये बताते कि हम बहुत घाटे में चल रहे हैं। कहने का अर्थ क्या था, मैं आपको इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझाना चाहूंगा कि ब्रिटिश कंपनी वर्सेस एक सरकार, इन दोनों में अंतर था। सरकार में, फ्रांसीसी सरकार ने सिराजुद्दौला को यह प्रॉमिस कर रखा था कि अगर तुम्हारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करती है तो हम तुम्हारे ऊपर साथ देने आएंगे। लेकिन ये बेचारों की मुसीबत ये थी कि ये फ्रांस के आदेश के बिना कोई काम ही नहीं करते थे। अब आप सोच के देखो, उस समय कोई टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे। संसाधनों के, जैसे एक विद्यार्थी पूछ रहा था ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, कि भाई एक जहाज ने दूसरे जहाज को सूचना दी, दूसरे ने तीसरे को सूचना दी। 20-20, 25-25 दिन फ्रांस से सूचना आने में लग जाते थे। इतनी देर में तो सारा मामला निपट लेता था। ब्रिटिशर्स के साथ फायदा क्या था? इनको सारे डिसीजन लेने की खुद की आजादी थी, ये खुद से ही सारे निर्णय ले लिया करते थे। दोनों में वही अंतर था, जैसे कि सरकार में होता है, प्राइवेट कंपनी में होता है। जैसे इंडिया में भी प्राइवेट कंपनियां अच्छा परफॉर्म क्यों करती हैं? क्योंकि सरकारी कामकाज कई दिनों तक फाइलों में अटका रह जाता है। वहीं पर प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं? तुरंत जो निर्णय पक्ष में है उसे ऑन द स्पॉट ले लेती हैं। अंग्रेज जो थे वो ब्रिटिश कंपनी थे, यानी प्राइवेट कंपनी थे। वहीं जो फ्रांसीसी थे वो सरकारी आदमी थे। सरकारियों को तो आप सोच के देखो, कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो गवर्नर्स हुआ करते थे फ्रांसीसियों के, उनको इंडिया में टिकने ही नहीं दिया जाता था। उन्हें नेपोलियन या राजा वाजा लोग जो होते थे, वो अपने क्षेत्रों में बुला लेते थे कि यहां आके लड़ो। उनके लिए इंडिया कोई मैटर ही नहीं करता था। यहां पर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनको इंटरफेयर ही नहीं दे रही है।
तो ऐसी स्थिति में फ्रांस भी अपना स्टैंड यहां पर लूज कर चुका था। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्रांसीसियों ने अब, अच्छा अंग्रेजों ने, अब ये जो मीर जाफर आपको दिख रहा है, मीर जाफर कौन है, ये नवाब की सेना का कमांडर इन चीफ था उस समय। अब उसको लालच दिया गया कि बेटा तुमको बनाएंगे गवर्नर। अब ये जो गवर्नर महोदय हैं, ये गवर्नर बनते तो हैं, लेकिन मीर जाफर को पता चलता है कि बेटा तुम्हारे साथ भी कांड हो लिया है। अब ये जो कांड हो लिया है, ये परिणीत होता है मेरे प्यारे साथियों अगले युद्ध में, और जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। ठीक है ना, तो भैया जिसका मतलब, जिसको पता चल गया कि बेटा तुम्हारा भी मतलब पूरी तरह से हालत खराब कर दिए हैं अंग्रेज, तुमको केवल इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट युद्ध बिगिंस, जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। अब ये क्या है बक्सर का युद्ध, ये हम आपको अब बताना चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब इसकी भी कहानी है, इसकी पूरी कहानी को अब हम आपके साथ में शब्द से चर्चा करना चाहेंगे। आइए सुनते हैं साथियों, बक्सर के युद्ध में हुआ क्या था। हाँ भाई, अब आ रहा है। हाँ, एक विदित चौहान का कमेंट दिखाई दिया जो काफी अच्छा लगा। उसने लिखा है कि सर जो है बक्सर के युद्ध में गए। आवाज आया? ठीक है। हाँ यार, ये कुछ कई बार पता नहीं क्यों इशू हो जाता है, मतलब हमारा तो इंटेंशन नहीं होता है कि इशू हो। कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो जो क्लास वाले हैं बेचारे, वो भी हमारी क्लास सुन रहे हों, है ना, और उनको मजा आ गया हो कि वाह यार, मतलब कहानियां चल रही हैं, किससे कहानी चल रहे हैं। हाँ जी साथियों, तो अब चलते हैं हम बक्सर के युद्ध पे। बक्सर के युद्ध की कहानी कुछ इस प्रकार से है। क्या होता है ना जी, आपने प्लासी का युद्ध सुना, प्लासी के युद्ध के बाद से लेकर के अगर हम ईयर देखें, तो ईयर को आप इस प्रकार से मैच करिए, 1757, और यहां देखिए आपके सामने 1764। कितना सा समय है, मात्र 7 साल का समय है। तो भाई 7 साल के समय में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से युद्ध के हालात बन गए। तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये रहा प्लासी और ये रहा बक्सर, बिहार, और ये बक्सर अगर आप देखें आज भी बक्सर है, मतलब ऐसा नहीं है कि बक्सर आज नहीं है, बिहार के अंदर बक्सर है, और बक्सर जो है ये पूरा की पूरा बॉर्डर स्टेट है। अगर आप देखें तो यहां पर बिल्कुल यूपी बक्सर का हिस्सा पड़ा हुआ है। तो ऐसी क्या स्थिति हुई कि 7 साल के अंदर ही एक और युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां तक तो आप एंट्री वेस्ट बंगाल में ही किए थे, वेस्ट बंगाल में प्लासी आज भी है। आप यहां से एंट्री करते करते बिहार तक पहुंच चुके हैं और अब यहां युद्ध लड़ रहे हैं, और हर जगह आप टैक्टिक्स वही अड़ाते हैं। कारण क्या थे, क्या हुए थे, कैसे हुए थे, ये सारी बातें हम बताएंगे। किन किन के विरुद्ध ये लड़ा गया था ये भी हम बताएंगे, और इसका जो प्रभाव था वो क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए साहब, बक्सर की लड़ाई लड़ा देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा कंटेंट आगे बढ़े। मेरे प्यारे साथियों, प्लासी का युद्ध हुआ, और उस समय पर जो मीर जाफर था, जो सेना नायक था, कमांडर इन चीफ था उस समय का,
उसको अंग्रेजों ने बिठा दिया कि जाओ बेटा तुम शासन करोगे। अब ऐसी स्थिति में इनको बिठा दिया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बात है वो ये कि मीर जाफर पूरी तरह डिपेंडेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। अच्छा, दूसरा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रकार का इस बेचारे के साथ में बहुत बड़ा काम यह कर दिया कि जब भी कोई कार्य होता, सरकारी कार्य होता या फरमान होता, वो तो इसके नाम से करवाया जाता, और कोई भी पैसा या कुछ पैसा कमाने जैसा काम होता या राजस्व से संबंधित काम होता, वो खुद अंग्रेज किया करते थे। यानी कि फेस जो था शासन का वो तो मीर जाफर, लेकिन करवाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यह था कि मीर जाफर एक पपेट बन के कार्य कर रहा था। वो अपना शासन तो कर रहा था, यानी चेहरा तो वही था, तो दुनिया के सामने बुरा कौन बन रहा था? तो मीर जाफर। और अंग्रेज जो थे वो केवल अपने आप को यही दिखाते थे कि देखिए हम तो केवल व्यापारी हैं, हमें व्यापार करना है और हम चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, यहां पर मीर जाफर की जो जो कंट्रोल पावर है उसमें गिरावट दर्ज की गई, और यह देखा गया कि मीर जाफर जो है वो ना तो अपना प्रशासन संभाल पा रहा है, ना सेना का खर्च संभाल पा रहा है, जमींदार जो बगावत कर रहे हैं उन्हें भी नहीं संभाल पा रहा है, लगान वसूल नहीं कर पा रहा है, कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो दस्तकों का दबा दबा करके अब उपयोग कर रहे हैं। क्यों मेरे प्यारे साथियों? वहां पर दस्तक का अब तो उन्होंने कॉपीराइट ले लिया है, खुद ही सील मार रहे हैं, खुद ही ले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो टैक्स लगता था, बॉर्डर पर मिलने वाला टैक्स, अब वो भी कुछ नहीं मिल रहा है। और भैया बंगाल का जो खाना है वो, मतलब बंगाल का जो खजाना है वो पूरी तरह से अब खाली होना शुरू हो गया। अच्छा, तो अब बात साहब ये बनी, अंग्रेजों ने लिया सिया जो ठीकरा है, इस बात का भी फोड़ किसके ऊपर दिया? मीर जाफर के ऊपर। अब बोले ये क्या हो गया? बोले साहब ये हो गया कि यहां पर मीर जाफर से कहा गया कि बेटा तुमसे शासन नहीं चल पा रहा है। तजब चीज है यार ये तो। ध्यान से सुनो कि आपने पूरा तो बेचारे की हालत खराब कर दी, और एंड में फीडबैक उसी को क्या दे रहे हो कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आप उससे कहकर के उस शासन को वापस मांग ले रहे हो। बेटा नहीं तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि देखो तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे कारण बंगाल की हालत खराब हो गई है, तुम सरकार नहीं चला पाओगे। लो जी। ऐसी स्थिति में मीर जाफर बेचारा थोड़ा डिप्रेस भी था, क्योंकि उसका एक बेटा था जिसका नाम मीरन था, वो मर गया। मीरन के मरने के बाद में कंपनी को बहाना मिल गया कि देखो अभी तुम दुख में हो, तुम्हारा बेटा मरा है और तुमसे जो है ना वो शासन भी चल नहीं रहा है। एक काम करो, तुम अपने दामाद हैं, इन दामाद साहब को अपना वो दे दो। भाई साहब मीर कासिम जो कि जाफर का दामाद था, उसको अब जाकर के सत्ता दिलवा दी। तो भैया आ गए यहां पर मीर कासिम, तो जाफर का पत्ता कट गया और एंट्री होती है मीर कासिम की। ठीक है साहब। और यहां पर मेरे प्यारे साथियों, मीर कासिम जैसे ही सत्ता पर बैठते हैं, दामाद जी जैसे ही बैठते हैं, इन्होंने अंग्रेजों के साथ एक समझौता कर लिया। और यहां पर समझौता यह हुआ कि भाई साहब उन्होंने 5 लाख रुपए और 3 गांव, जिसमें चटगांव जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, मिदनापुर जो कि आंदोलन के रूप में जाना जाता है, वर्धमान, ये 3 जगह जो थी ये अंग्रेजों को दे दी कि ये पकड़िए 5 लाख रुपए और मेरी तरफ से ये भेंट समझ के रखिए, क्योंकि आपने मुझे सरकार दिलाई है। अच्छा, अब क्या होता है साहब, यहां पर मीर कासिम जब सत्ता में आया तो जाफर पूरी तरह डर करके निकल लिया। अब मीर कासिम सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता जो है ये 1960 में ग्रहण कर लिए हैं। तो 3 साल के लिए ही मीर जाफर सत्ता में रहे, बाद में आ गए कासिम, जिन्होंने अपनी वफादारी में 5 लाख रुपए और दे दिए। और बेटा आज के उस समय के 5 लाख, आप ऐसे समझिए कि आप बात कर रहे हैं लगभग 300 साल पहले, 250 साल से भी ऊपर की बात कर रहे हैं। और उस समय मतलब लगभग 300 साल, पौने 300 साल पहले। तो 5 लाख का मतलब आज अगर हम 5 करोड़ से नहीं, 50 करोड़ या लगभग 100 करोड़ से अंदाजा लगाएं तो ये मान के चलिए, मतलब बहुत बड़ी रकम होती थी यार उस समय, है ना। तो उस समय साहब ये पैसा की पैसा पूरा की पूरा उन्होंने दे दिया। कोई बात नहीं साहब। अब क्या होता है, मीर कासिम बैठते हैं सत्ता में। जैसे ही ये बैठे तो इन्होंने देखा कि बेटा कंकाल है, पूरा तो मामला खाली पड़ा है, राजकोष खाली पड़ा है, सेना को देने के पास पैसे नहीं है, जमींदार साथ में नहीं चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर मेरे प्यारे साथियों, इसने आकर के धीरे धीरे सबसे टैक्स वसूलना प्रारंभ किया। उसने टैक्स वसूलना प्रारंभ किया कि देखो सत्ता में तो अब हम आ गए हैं, लेकिन अब टैक्स हम वसूलेंगे। ऐसी स्थिति में इसने सब धीरे धीरे टैक्स वसूलना प्रारंभ किया, और ये यहां से मुर्शिदाबाद को छोड़ता हुआ भाग लिया मुंगेर, और मुंगेर ले जाकर के अपनी राजधानी बना ली कि हम यहां नहीं, हम पीछे चलेंगे।
और अपनी सेना से कहा कि बेटा तुम थोड़े मॉडर्न बन जाओ, और थोड़ा मॉडर्न बन जाओ, तो मॉडर्नाइजेशन उसने प्रारंभ कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर उसने एक समझदारी और करी, और क्या करा, यहां पर उसने जो दस्तक लेकर के अंग्रेज जाया करते थे, वो दस्तक चुंगी पर यानी टोल टैक्स पर लगती थी। तो उसने क्या किया, टोल टैक्स ही हटा दिए कि लो बेटा तुम्हारे टोल टैक्स ही नहीं है, अब जांचने का तरीका अलग होगा। मतलब जो हम जांचेंगे कि कैसे, मतलब एक प्रकार से यह समझा जाए कि तुम चुंगी पे दिखाते थे दस्तक को, अब हम जो है वो दस्तक मांगेंगे ही नहीं, हम बीच बीच में रोक करके चेक करेंगे, अपना अपना पुलिसिया तंत्र बनाएंगे, क्योंकि हम मॉडर्न सिस्टम अपना लिए हैं। भाई साहब, इस चीज को जैसे ही देखा, कंपनी के होश फाकते हो गए। कंपनी को 1763 में पता चला कि बेटा तुम्हारे ही बैठाया हुआ आदमी, मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं करने निकली है। तो भाई साहब, ऐसी ही स्थिति के अंदर इन दोनों के बीच में एक विवाद शुरू हो जाता है, और विवाद जो है वो एक युद्ध में परिणीत होता है। और ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक युद्ध होता है, और जो मेरे प्यारे साथियों युद्ध होता है, और उस समय पर नवाब के साथ में लड़ाई होती है। और यहां पर लड़ाई के दौरान क्या किया जाता है, नवाब कासिम हो जाता है, हाँ, मीर कासिम हो चुका, हाँ। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर लड़ाई होती है, और लड़ाई के अंदर एक प्रकार से और भी बहुत सारे क्षेत्र वर्ष 64 में जाकर के, जिनमें से प्रमुख क्षेत्र का नाम उदोनाला करके जगह थी, वो जो है वो इन्होंने, अंग्रेजों ने अपने पास हड़प ली। ठीक है साहब। अब इधर की तरफ से, अब आप देखिए, ऊपर की तरफ से ये युद्ध हार चुके हैं, मीर जाफर हो चुका, मीर जाफर के बाद में मीर कासिम हो चुका, कासिम जो है वो युद्ध हार चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो मीर कासिम है, वो यहां से दौड़ लेता है अवध की तरफ, और अवध के पास जाकर के कहता है कि भैया हमें, अवध बोले तो उस समय का अयोध्या, तो अयोध्या में, और शाह आलम को साथ ले गया। तो उस समय मेरे प्यारे साथियों जाता है और कहता है कि हमें आप सहायता दे दो, तो हम ऐसी स्थिति में आपके साथ भविष्य में सहायता करके युद्ध लड़ेंगे। तो बोले ठीक है, बोले करते हैं। तो भाई मीर कासिम जो हैं, ये यहां से निकलते हैं। तो 1964 तक का ही गेम था, क्योंकि 64 में तो बक्सर हो ही जाना है। तो ये जो मीर कासिम है, जब इसके खिलाफ सारी चीजें होने लगी, तो मीर कासिम जो है ये अवध भाग के गया, और वहां जाकर के जो नवाब थे वहां के सुजे हुए थे, उनका नाम था सुजाउद्दौला। तो सिरोजुद्दौला और सुजाउद्दौला में कंफ्यूज मत होइएगा, सिराजुद्दौला पहले हो चुके हैं, ये सुजाउद्दौला हैं, ठीक है ना। तो भैया ये जो सुजाउद्दौला हैं, ये उस समय अवध के काफी शक्तिशाली राजा माने जाते थे। लेकिन बेटा इनके साथ भी बहुत बुरा हो रखा था, और वो क्या हो रखा था, ये बेचारे अभी मराठाओं से हार करके बैठे हुए थे। मराठाओं से हार करके बैठे हुए थे, तो ये उबर नहीं पा रहे थे। मराठाओं से ये नहीं, असल में एक मुगल सम्राट थे, है ना, अहमद शाह अब्दाली। तो भाई साहब, मुगल सम्राट जो थे, तो क्या बोलते हैं, अहमद शाह अब्दाली की सहायता से मुगल जो थे वो युद्ध हार करके यहां बैठे हुए थे। मराठा जो थे वो एक प्रकार से देश की उस समय बहुत बड़ी शक्ति बन चुके थे। भारत के अंदर ना मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा था जो मराठाओं का बहुत बड़ा साम्राज्य था। मराठाओं का साम्राज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि मराठा जो थे वो अपनी उन्हीं नीतियों के तहत कार्य करते थे जिस प्रकार की नीतियों में अंग्रेज कार्य किया करते थे। मतलब बोले, मतलब यह था कि उनके यहां भी ऐसा ही सिस्टम होता था, टैक्सेशन का सिस्टम। अंग्रेजों की तरह वो भी क्या करते थे कि सामने वाली पार्टी से बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बिहेव करते थे। मराठा क्या करते थे कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमें टैक्स दो। तो मराठाओं के साथ भी अंग्रेजों का जो युद्ध है ना, वो मराठाओं की शक्ति का पतन कहा जाएगा, वो भी चलेंगे हम लोग। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे लोग आपस में मिलते हैं, शाह आलम भी मिल लिए, और ये सारे के सारे लोग मिलकर के अब चल देते हैं अंग्रेजों से लड़ने की, चलो भाई हम अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर युद्ध होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन जिन का जो युद्ध होना है वो तो सारी कहानियां हम बता ही दिए। एक तरफ से अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो हैं, यहां से बंगाल के नवाब मीर कासिम बैठे हुए हैं, सुजाउद्दौला जो है ये हो गए, शाह आलम द्वितीय जो है वो मुगल साम्राज्य से आए हुए हैं। ये सब मिलकर के इनसे युद्ध लड़ने लगते हैं, और युद्ध के अंदर जैसा होता है हमेशा से, यहां पर वो हार जाते हैं, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज जो है वो जीत जाती है। तो एक प्रकार से इन्हें मुगल साम्राज्य, कहते हैं ना कि बेचारा बुरा समय आता है तो ऐसा आता है कि जो शाह आलम था वो भगा हुआ कहां से आ रहा था, केंद्र से, यानी केंद्र का मतलब दिल्ली से, मुगल सम्राट था ना भाई, टेक्निकली स्पीकिंग तो वो सम्राट हुआ करता था। तो वो अवध में शरण लिया हुआ था क्योंकि वो हार के आया है, लेकिन कहने को तो वो इंडिया का शासक है ना जी। तो ऐसी स्थिति में अवध का नवाब और वो वाला जो नवाब है जो मुगल का है, मुगलों का है,
वो दोनों की दोनों बैठ करके अब मातम मना ही रहे थे। इधर से शनि महाराज बन के कौन चले आए, मीर कासिम चले आए, वो इनको साथ में लपेट लिए। तो बेचारों का वैसे ही मोरल डाउन है और अधर से अंग्रेजों से लड़ाई हो जाती है। तो एक प्रकार से ना कुछ करते करते भी बेचारे जो बेचारा ही कहूंगा मैं इन्हें, क्योंकि बंगाल ही जा रहा था अभी तक तो, लेकिन अंग्रेजों को एक तरह से ट्रॉफी के रूप में अतिरिक्त चीज मिल गई। और वो क्या मिल गई कि भाई हम तो मुगल नवाब हरा दिए, मुगल नवाब हरा दिए तो पूरे देश में डंका पिट गया कि भाई मुगल नवाब हार गए तो मुगलों का ही तो शासन है एक तरह से। क्योंकि पानीपत का वो जो क्या बोलते हैं मराठा थे, वो तो मुगलों को भगा भगा के शासन कर रहे थे। लेकिन अगर टेक्निकली स्पीकिंग तो जनता के दिमाग में तो यही था ना कि मुगल ही सम्राट हैं। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने फतवा वो जारी कर दिया, आदेश कि लो बेटा हम तो मुगलों को हरा दिए, अब हरा दिए तो पूरी तरह से हम सत्ता में काबिज हो गए। तो दिल्ली एक प्रकार से कब्जे में मिल गई, दूसरा अवध पूरा कब्जे में मिल गया, बंगाल इधर से कब्जे में मिल ही गया। तो एक प्रकार से ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है, ये भाई साहब पूरा की पूरा जो क्षेत्र है ये किसके कब्जे में आ गया, ये पूरा की पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, ठीक है ना। और इसके अंत में यहां पर फिर इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि के अंदर कुछ ऐसा नहीं था, मतलब केवल इनके साथ ये कहा गया था कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारी जगह कौन सत्ता पे बैठेगा, बस टर्म याद कर लीजिएगा। युद्ध के बाद हमेशा संधियां होती हैं, ठीक है ना। तो इनमें सबको अपना अपना कार्य बांटा गया कि तुम ऐसा करोगे और तुम ऐसा करोगे। तो टाइप से मेरे प्यारे साथियों इतिहास के अंदर ये दो बड़े युद्ध कहे जाते हैं। पहला युद्ध कहा जाता है जहां एक व्यापारी कंपनी सबसे पहले शासन में आई, वो प्लासी का युद्ध था। बक्सर का युद्ध जहां पर एक कंपनी जो कि अब शासन में आ चुकी थी, उसे पूरा भारतवर्ष एज ए गिफ्ट मिल गया। तो एज ए गिफ्ट मिलना जो है वो बक्सर का युद्ध था। तो इतिहास में ये वो दो युद्ध कंसीडर किए जाते हैं, 1757 1764, जिन्हें यह कहा जाता है कि हाँ भाई यदि ये ना होते तो कभी अंग्रेज भारत पर राज ना करते, इसलिए इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है भाई। ये था मेरे प्यारे साथियों आज का पूरा की पूरा लेसन, जो कि आप लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट के साथ सुन लिया। लेकिन फिलहाल के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यही याद करना है कौन कौन सा युद्ध लड़ा था और परिणाम क्या निकले थे, ठीक है ना। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ये मैं कर चुका हूं। कल क्रांति करेंगे, कल क्रांति के बाद में फिर कांग्रेस पढ़ेंगे, कांग्रेस के बाद में फिर गांधीयन एरा, और फिर मेरे प्यारे साथियों गवर्नर जनरल्स। तो जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी से जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि लास्ट क्लास का पीडीएफ नहीं मिला, वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन आज वाले कंटेंट में डाल दिया गया है, ठीक है। कल क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट देखी, उसने उसमें जैसे ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट और अपने हीमर ओपन हीमर की जान जिक्र हुआ, इतनी खुशी हुई बता नहीं सकते, क्योंकि आपने पहले ही बता रखा है। अच्छा प्रशांत बेटा, करंट पढ़ने के तो खैर फायदे हैं ही, नो डाउट। ठीक है, तो भाई आप लोगों का जो दोपहर 2 बजे वाला क्लास है वो सही लग रहा है, ठीक है। दोपहर 2 बजे एक क्लास जो हम करा रहे हैं आपकी, होपफुली वो सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि उसमें आपको एक तरह से बहुत ही फायदा होगा। दूसरा 12 बजे तो हम क्लास ले ही रहे हैं, तो आप लोगों का प्रॉपर रिवीजन उसमें हो ही रहा होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, है ना। तो प्रॉपर रिवीजन, और अभी एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आ रहे हैं हम जल्दी से ही, काम चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं अपन, है ना बेटा। चलो, थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में।